गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टीलेट सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत पुष्प भूति वंश के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने गुप्त वंश के विषय में पढ़ा था। गुप्त वंश के पतन के पश्चात भारत में अनेक राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें वल्लभी के मैत्रक, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के वर्धन शासक, कन्नौज के मौखरी वंश के शासक, बंगाल के गौड़ शासक और मगध तथा मालवा के उत्तर गुप्त शासक आते हैं। इसमें थानेश्वर का पुष्यभूति वंश अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके वर्धन शासकों ने कालांतर में कन्नौज को सत्ता का केंद्र बनाया और राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। थानेश्वर पंजाब के अंबाला जिले में स्थित है। यहाँ पर पुष्यभूति वंश की स्थापना नरवर्धन ने की थी। नरवर्धन के पश्चात आदित्यवर्धन और उसके पश्चात प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का शासक हुआ। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और उसकी एक पुत्री राजश्री थी, जिसका विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के नरेश ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन के पश्चात राजवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी तथा कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने राजश्री को भी बंदी बना लिया। जब राजवर्धन को इसकी जानकारी हुई तो उसने देवगुप्त तथा शशांक को दंड देने के लिए एक विशाल सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त भी किया, किंतु शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में थानेश्वर में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक बना। हर्षवर्धन ने अपने भाई के हत्यारे शशांक को दंड देने के लिए तथा अपनी बहन राजश्री को कैद से मुक्त कराने के लिए बड़ी सेना के साथ कूच किया। इधर राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल के पर्वत की ओर भाग गई। जब इसकी सूचना हर्षवर्धन को मिली तो उसने एक बौद्ध भिक्षुक दिवाकर मित्र के सहयोग से राजश्री को ढूंढ निकाला और सती होने जा रही राजश्री के प्राणों की रक्षा की। वह राजश्री को लेकर कन्नौज आ गया। क्योंकि ग्रहवर्मा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए कन्नौज के मंत्रियों के आग्रह पर और राजश्री की सहमति से वह कन्नौज का भी शासक बना। उसने बाद में थानेश्वर से राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी और कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेन स्वांग भारत आया था। उसने सियुकी नामक पुस्तक की रचना की थी, जो कि तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा का ज्ञान कराती है। हेन स्वांग यहाँ 15 वर्षों तक रहा। हेन स्वांग के अनुसार हर्ष ने
शशांक को दंड देने के लिए उस पर आक्रमण किया और लंबे समय तक युद्ध चला, जिसमें पुनर्वर्धन के युद्ध में हर्ष ने शशांक को परास्त कर दिया। हर्ष ने मालवा के शासक देवगुप्त को भी परास्त किया। हर्ष ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया और उत्तर भारत में अपनी सत्ता के विस्तार के पश्चात वह दक्षिण भारत की ओर उन्मुख हुआ। उसने दक्षिण भारत के वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त कर दिया। इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। हर्ष के दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। हर्ष स्वयं भी विद्वान था। उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने कादंबरी और हर्ष चरित्र की रचना की थी। हर्ष के समय समय पर हर्ष धार्मिक प्रचार करने के लिए बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करता था, जिसमें कन्नौज की सभा उल्लेखनीय है। हर्ष एक दानवीय शासक था। वह प्रत्येक 5 वर्ष दान करने के लिए बड़ी सभा बुलाता था। उसने प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। ये जो सभा होती थी जिसमें हर्ष दान करता था, उस सभा को महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष के 2 सिक्के नालंदा और सोनीपत से मिलते हैं। उसके नालंदा से प्राप्त मुहर पे उसे श्रीहर्ष कहा गया है और साथ ही साथ उसे सार्वभौम, महेश्वर और महाराज भी कहा गया है। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय शासन छिन्न भिन्न हो जाता है। गुप्तों के पश्चात हर्ष ही था जिसने राजनीतिक एकता की स्थापना की थी। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।